यह बात सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दे रहे हो ये देखिए, मान लीजिए जो गलत है, मगर मान लीजिए अगर जो जेटली जी कह रहे हैं कि दाम घटा, तो फिर हमने 126 क्यों नहीं खरीदे? 126 क्या, उससे ज्यादा क्यों नहीं खरीदे? पहला सवाल, पहला पॉइंट यह है। मेन इशू यह है कि आप अगर राफेल मामले को देखें तो सरकार की डिफेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। कहते हैं कि भैया दाम नहीं बताया जा सकता है, फिर आज हमने आपके लिए अरुण जेटली जी की क्लिप प्ले की और उन्होंने आपको दाम बता दिया, लोकसभा में दाम बता दिया। सीतारमण जी कहती हैं पहले दाम नहीं बताया जा सकता, फिर कहती है बताऊंगी, फिर कहती है नहीं बताऊंगी। पारेकर जी कहते भैया आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब टेप निकलती है, गोवा के कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है कि भैया पारेकर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मामला कंसिस्टेंसी का है। थैंक यू। आदेश जी। हाँ हूं लाइसेंस इज नॉट करंट बट आई एम अ पायलट। या I would very much like to debate the Prime Minister one-on-one on Rafale, on anything about combat aircrafts, any strategic issue I'd like to discuss one-on-one with him. Just give me 20 minutes with the Prime Minister, debate one-on-one on Rafale, and then you decide what is what. But the Prime Minister does not have the guts. Forget, he doesn't have the guts to come and sit in front of you. I am coming here. You can ask me, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आता हूं, हर 7-10 दिन आता हूं, आप मुझसे पूछते हैं, आपको खुशी होती है कि भैया हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं। आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा आपने, हंस रहे हैं। मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, वो क्वेश्चन भी कर रही थी, प्रधानमंत्री के आंसर भी दे रही थी साइड में। राहुल जी, आपके जो सवाल है प्रोसीजर को लेके, प्राइस को लेके, ऑफसेट को लेके, सरकार के पास जो सबसे बड़ा बचाव है वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और आज को जेटली जी ने भी कोर्ट किया प्रोसीजर को लेके, वो अपने आप वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने क्लीन चिट दी। प्राइस को लेके कोर्ट का कॉन्सेंस जो है वो हो गया। ऑफसेट को लेके वो कह रहे हैं कि वो तो वो कंपनी देती है, और कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाती है सरकार। कहीं ना कहीं मानते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो झटका है आपके नहीं, अभियान के लिए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है। दिस इज नॉट आवर ज्यूरिसडिक्शन टू इन्वेस्टिगेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि भैया देखिए ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमने भी एक इशू उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ लिखा हुआ था कि सीएजी रिपोर्ट हैज कम। खारगे जी यहां आए, खारगे जी ने कहा भैया सीएजी रिपोर्ट हैज नॉट कम। सो देयर आर इश्यूज विद द जजमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सेइंग दैट देयर इज नो करप्शन इन राफेल। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि राफेल में करप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह भी नहीं कह रहा है कि राफेल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह कह रहा है कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। थैंक यू। नहीं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में हाँ so well, first of all I asked the speaker, can I play the tape? The speaker refused to play the tape, refused to allow me to play the tape. So then the question of authenticity of the tape over there is mute, because if I play the tape, then the question of authenticity arises. However,
The Congress party has played the tape. The Congress party has made the tape available. The transcript, I read from a part of the transcript. And the tape is authentic. Okay, one second. Why don't you wait? And let me tell you something else. Let me repeat it. There might be other tapes. There might be many other tapes of that nature doing the rounds. I don't know. I have no idea. There might be. Thank you. तो प्रधानमंत्री मोदी पर राफेल को लेकर हमला बोलते हुए और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं राफेल को लेकर पीएम मोदी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा गया है क्योंकि 2019 के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो 19 मुद्दे सामने किए जिन पर 2019 का चुनाव लड़ा जाना है। हम बात को बारी बारी से 19 मुद्दों को दिखाते हैं जिसके बारे में पीएम ने कहा वो मुद्दे क्या है और पीएम मोदी ने उस पर क्या कुछ कहा उसे बारी बारी से समझिए। सबसे पहले मुद्दा नंबर 1 राफेल। ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहां रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले आप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठहरिए भाई आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए। एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहां का लिंक यहां का लिंक यहां है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। दूसरी बात है देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आजादी के बाद लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या कारण है? दूसरी बात है डिफेंस डील में दलालों को क्या जरूरत है? क्या इन दलालों के बिना डिफेंस डील नहीं होगा? तीसरी बात है मेक इन इंडिया अगर 70 साल पहले शुरू हुआ था, भारत खुद अपने शस्त्र बनाता, तो ये बाहर से जो मलाई खाने वाला रास्ता है वो बंद होता कि नहीं होता? 2019 का मुद्दा नंबर 2 है पूर्ण कर्ज माफी। मतलब 2019 से पहले मोदी सरकार क्या पूरे देश के किसानों का लोन माफ कर सकती है, जैसा कि कांग्रेस लगातार मांग कर रही है? पीएम ने इस पर 2019 के हिसाब से 2 टूक जवाब दे दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है कौन सा झूठ सर? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने जो बैंकों से रुपये लूट करके मौज करते थे, हमने कानून बनाए, आज 3 लाख करोड़ रुपया वापिस आया है। जिसको आप कहते हैं कि लोग मौज करते हैं, 3 लाख करोड़ रुपया वापिस लाने का काम इस सरकार ने किया है। तीसरी बात है
अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय यह है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। दूसरा, एमएसपी। किसानों की कई सालों से मांग थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन को लागू करके 1.5 गुना लागत का एमएसपी दिया जाए। 22 फसलों में हमने निर्णय कर लिया। अगर 2007 में जब ये स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया, उन्होंने एमएसपी लागू कर दिया होता तो धीरे धीरे वो व्यवस्था परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता। लेकिन वो करने के बजाय चुनाव जीतने के रास्ते खोजना। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है? देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं है। हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है, कुछ भाजपा सरकारों ने भी किया है। तो जिस राज्य की जैसी सुविधा होगी वो करेंगे, हम किसी को रोकते नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है, किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए किसानों को एम्पावर करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। राफेल और कर्जमाफी के बाद जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बीजेपी से बेदका हुआ है, जो 2019 में पक्ष विपक्ष दोनों के लिए बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर, आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास। आपने पुडुचेरी का जिक्र किया, वो जो जैन साहब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वही मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास व्यापारी था और वो भी वही सवाल पूछ रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग जो है टैक्स भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता। क्या मिडिल क्लास के लिए आपके पास कुछ है जिससे उन्हें राहत मिल जाए? पहली बात है, मिडिल क्लास के विषय में हमारी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है। वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला वर्ग कोई है तो मध्यम वर्गीय समाज है। नीचे का तबका है, उसको कुछ मिलना चाहिए, इसकी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी मिडिल क्लास का है और इसलिए भारत में मिडिल क्लास की चिंता करना हम हमारा दायित्व समझते हैं। देश हित में भी हमारा दायित्व, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें वोट देता है, देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो मिडिल क्लास वर्ग है उसकी चिंता करनी चाहिए। अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकालिए, इन्फ्लेशन क्या था, फिर मैं कहता हूं अखबारों के कतरन निकाल के देख लीजिए, आज क्या है जी। हम 2% 3% पर लेके आएंगे इन्फ्लेशन, जो 18% पर पहुंचा था। इसका सीधा बेनिफिट किसी को हुआ है तो मध्यम वर्ग को होता है। महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविधा बढ़ती है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। मध्यम वर्ग का वर्ग सामाजिक स्थिति में उसको जो रहन सहन है उसमें गिरावट नहीं ला सकता है, उसको बहुत झेलना पड़ता है। वो हमने उस पर से मुक्ति दिलाई। मान लीजिए हम एजुकेशन में मेडिकल सीटें बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई,
इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी कौन है? मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस है उसको मैंने एड्रेस किया। उड़ान योजना अगर हम लाते हैं और 2500 रुपये में देश के हवाई जहाज में लोग जाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, वो जाते हैं। रेलवे के अंदर एसी कोच में ट्रैवल करने वालों से ज्यादा आज हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाली संख्या हो गई है। ये कौन लोग है? मिडिल क्लास है। उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है। दूसरा, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस के वाले काम कैसे हो, जैसे ये आयुष्मान भारत योजना। लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को 5 लाख रुपए तक की बीमारी में मदद कर रहा है, लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पताल बनेंगे, इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये सारे मिडिल क्लास के लोग होंगे। मिडिल क्लास के लिए मुद्रा योजना, अब मुद्रा योजना के अंदर करीब 15 करोड़ लोन स्वीकृत होना इतना बड़ा काम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो मिडिल क्लास का व्यक्ति है। हमारे देश में मिडिल क्लास को अगर घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनको नहीं मिलती थी। नोटबंदी के बाद हमने मिडिल क्लास को घर बनाने की जो लोन है, आज अगर वो 20 लाख रुपए की कीमत का घर बनाता है तो 5 साल के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी उसकी बचत करीब 5 से 6 लाख रुपया होगी। मिडिल क्लास के परिवार के 5 से 6 लाख रुपया मकान में बच जाना, ये बहुत बड़ी काम है। और अब बात चौथे बड़े मुद्दे की। 2019 के लिए चौथा बड़ा मुद्दा मॉब लिंचिंग का है, जिसे लेकर पूरे देश में बीजेपी का माहौल खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे कितना बड़ा मुद्दा माना, वो समझिए। आपने नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में बात की, तो उसमें काउज को लेकर, गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी और यहां तक कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है, और इसके लिए आप एक एम्पैथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से? पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सबने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था, उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। एक भी घटना हो गलत है, ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जो कह रहे थे, आचार्य विनोबा जी भावे कह रहे थे, भारत के संविधान में जो भावनाओं को प्रकट किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। ये माहौल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। तीसरी बात है, दुनिया में अरब कंट्री के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने 1 साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हर एक संप्रदाय की, लेकिन इतने प्यार से मिलजुल करके जीते हैं, रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए,
लेकिन समाज का जो मुख्य महागठबंधन जो है जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो केसीआर का जो गठबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप केसीआर के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं? मेरे ध्यान में कोई आया नहीं है कि अभी केसीआर का कोई गठबंधन बना है और बन रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आया। और मेरा इतना अज्ञान हो तो संभव नहीं है। अब उनका तेलंगाना के प्रति जो द्वेष भाव पड़ा हुआ है और अभी चुनाव में तेलंगाना की जनता ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है, तो उनकी पीड़ा कहीं झलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है। मैं इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। दूसरा विषय है, आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहां से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। और आखिरकार ये लोग हो गए हैं, ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। उनका इरादा एकमात्र मोदी है। मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल लीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोई दृष्टि नहीं है। ये तो गठबंधन वाले खुद कहते हैं कि कोई आइडियोलॉजिकल यूनिटी नहीं है, बट एनीबडी बट मोदी। मतलब ये उनका लाइन है कि एनीबडी बट मोदी, इसलिए वो किसी के साथ भी जुड़ जाएंगे। तो जो 2019 का चुनाव है वो एनीबडी बट मोदी वर्सेस मोदी होगा। ये आप मान के चल रहे हैं कि ये आप इस चुनाव को एक चैलेंज मानेंगे कि एनीबडी बट मोदी एंड मोदी? देखिए, भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली, भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था। जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल रहे, राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो काला धन सबसे बड़ा मुद्दा था। सरकार ने काले धन को लेकर क्या कुछ किया, ये बड़ा सवाल मोदी के सामने है। 2019 में भी ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस पर पीएम ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। सर, आपने ब्लैक मनी की बात की, पैरेलल इकोनॉमी की बात की, तो क्या इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे, वो अभी भी मेहुल चोकसी हो जाए, नीरव मोदी हो जाए, विजय मल्ल्या, अभी भी वो बाहर हैं? वो जो ऑब्जेक्टिव्स थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने की और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने की, वो ऑब्जेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हो पाए। यू नॉट बीन एबल टू मीट देम। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं। और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल
कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, कभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मैं नया था, मैं G20 में गया था, पहली मेरी G20 समिट थी। उस G20 समिट में मैंने काले धन और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विदेशों में, जो एक प्रकार से हेवन बन चुके हैं, उसके संबंध में विस्तार से विषय रखा था। और पहली बार G20 समिट में सभी देशों ने मिलकर के इसको एक गंभीर समस्या माना था। उसको टेररिज्म फंडिंग होता है, ये भी चर्चा आई थी। और आज दुनिया के देश जानकारियां देने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे। और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसलिए ब्लैक मनी को वापस आना ही पड़ेगा। अगला बड़ा मुद्दा जीएसटी का। जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने खुद अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की, लेकिन नोटबंदी के बाद आई जीएसटी की वजह से छोटे व्यापारियों की कमर टूट गई, बाजार में रोजगार का संकट शुरू हो गया। राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स तक कह डाला। अब मोदी ने 2019 के लिए इस मुद्दे पर क्या जवाब दिया है, वो सुनिए। जीएसटी के मामले में इसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लीमेंटेशन में कमियां रह गई, इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा? और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स जो है, मतलब जबरन कोई टैक्स लगाया जाए? मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्द होते हैं, और इसलिए उसमें मेरा उलझना उचित नहीं होगा। दूसरा विषय है, क्या जीएसटी की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है? प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तब से जीएसटी का सिलसिला चला है, और इसलिए जीएसटी सभी राजनीतिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्था लाने की सोच का वैसे पनपी हुई व्यवस्था है। दूसरा, पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है। तीसरी बात है, क्या जीएसटी आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था? क्या मेरे मीडिया के मित्रों की भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामान्य मानव को सब पता नहीं होता है, लेकिन हमें बताना भी तो चाहिए। सरकार बार बार बता दी, हमारे देश में 30-40% टैक्स वाली चीजें थी, 30-40%, और हिडन टैक्स हुआ करता था, सामान्य मानव को पता ही नहीं चलता था, और लोग लेते थे पैसे। बार बार टैक्स लगता था, हर मुकाम पर टैक्स लगता था। जीएसटी के कारण सिंप्लीफाई हुआ। आज 500 से ज्यादा चीजें जीरो टैक्स में आ गई, जो किसी समय बहुत ऊंचे टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी के साथ ही पीएम मोदी से नोटबंदी को लेकर भी सवाल किया गया। नोटबंदी के फैसले को लेकर भी मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमले करता रहा है। 2019 में ये बड़ा मुद्दा होने वाला है, लेकिन खुद मोदी ने इस पर क्या जवाब दिया, वो सुनिए। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इंप्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोड़े भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था।
नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा, वो जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसे थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते। एक ईमानदारी का माहौल बना है। और अब बात सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक 2019 का वो मुद्दा है जिसे बीजेपी लोगों के बीच लेकर जाएगी, लेकिन विपक्ष का जवाब है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रुका कहां। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कई खुलासे पहली बार किए, सुनिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसके बाद बहुत से पूर्व सैनिक जो हैं उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन हर इलेक्शन में जो उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं बीजेपी उसे एक सक्सेस और एक पॉलिटिकल तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है। क्या ये गलत है? पहली बात है कि मैं स्वयं इस मत का हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है, न प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। सेना के अफसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफॉर्मेशन दी है, और वो इंफॉर्मेशन यहां दी इतना नहीं, टेलीफोन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था, और जब तक पाकिस्तान को सूचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था, और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल रिपोर्ट दिया था, वही बात समाप्त हो गई थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था क्योंकि उनको वहां मोरल टकाए रखने के लिए आवश्यक था, लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे। अपने बात को वजन देने के लिए उदाहरण भी पाकिस्तान का दे रहे थे। राजनीतिकरण वहीं से शुरू हुआ। आपने देश की सेना के लिए अनाप शनाप शब्द बोले, और मैं मानता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाएं की हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाएं की, और पहले ही दिन बयानबाजी कर करके इस प्रकार से उसको रौंद डालने की कोशिश की, वो गलत हुआ है। और इसलिए मैं स्पष्ट मत कहूं कि इसका कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ही पाकिस्तान को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया। पाकिस्तान के साथ बिगड़े संबंध भी 2019 में बड़े मुद्दे बनेंगे। पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया, सुनिए। पाकिस्तान की बात हो रही है, आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को न्योता दिया, आप खुद लाहौर चले गए। शपथ लेने से पहले, इमरान खान के शपथ लेने से पहले आपने उन्हें मुबारकबाद दी। उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतने उतावले क्यों हो रहे हैं मोदी जी कंग्रेचुलेट करने में, क्या नोबेल प्राइज उनका गोल है क्या? और आपने इतने कदम उठाए, लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिल्कुल ही खत्म से हो गए हैं, डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। तो अब जब इमरान खान आ गए हैं और उन्होंने कहा है करतारपुर कॉरिडोर के बाद, जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, इन 5 महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलॉग शुरू हो सकता है? नंबर 1, भारत ने कभी भी, चाहे यूपीए सरकार हो चाहे एनडीए सरकार हो, भारत की किसी भी सरकार ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने डायलॉग का विरोध नहीं किया है। ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपीए एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि ये विषय होगा तो नहीं करेंगे, ये विषय होगा नहीं, सभी विषयों पर, क्योंकि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई नहीं देती है। आतंकवाद बंद होना चाहिए, क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए, और इस पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हमने दुनिया में वातावरण बनाया है। आज टेररिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, यह हकीकत है। और दूसरी बात है, घटनाएं भी सीमित हुई है। आज
मानवता में विश्वास करने वाले, कानून में विश्वास करने वाले, देश की एकता अखंडता में विश्वास करने वालों का हाथ ऊपर है। और अब बात अगले बड़े मुद्दे की। 2014 में मोदी ने कहा था कि बनारस वो मां गंगा के कहने पर आए हैं, उनके बुलाने पर आए हैं। गंगा को स्वच्छ करने का उन्होंने भरोसा दिया था, लेकिन गंगा पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 2019 में गंगा का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा है। पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, जब आप बनारस गए थे 2014 में, आपने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन क्या 4.5 साल बाद अभी भी गंगा क्लीन अप एक्शन पूरा नहीं हुआ? आपको लगता है आपका वायदा पूरा नहीं हुआ अभी तक? ये बात मैं आज भी मानता हूं। जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो मेरे भीतर से निकली हुई आवाज थी वो कि मां गंगा ने बुलाया है, और एक बेटे के रूप में मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। 5 राज्य इसके साथ लेकर के मुझे चलना है। अभी तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है तो थोड़ा सरल हो गया। पहले अलग अलग सरकारें थी तो उनका अपना एक प्राथमिकता कुछ अलग थी। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने एक काम जरूर किया। जब राजीव गांधी के जमाने से इतने पैसे खर्च किए गए, ये सफलता क्यों नहीं मिली? तो हमने उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें जो कमियां थी उसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमने पूरी रणनीति उस प्रकार से बनाई और काफी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है। अब आप देखिए, 120 साल पुराना एक नाला जो करोड़ों लीटर पानी, गंदा पानी गंगा में डालता था, 120 साल के बाद अभी वो बंद किया गया। अभी 4000 गांव जो गंगा के तट पर है वो सभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। जितने भी नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं हैं, वहां अभी मैं बनारस गया तो वहां भी बहुत बड़ा एसटीपी का प्लान हमने लोकार्पण किया। तो पहला काम है पहला गंगा को गंदी करने से रोकना। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से उनकी विदेश यात्राओं और साथ ही उस पर हो रहे खर्च को लेकर भी सवाल किया गया। मनमोहन राज में उतना ही एक टर्म में खर्च हो गया, इसे लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। 2019 में पीएम का ताबड़तोड़ विदेश दौरा बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन खुद पीएम ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता कि जो फॉरेन ट्रिप्स हैं आपके, एक तो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कॉन्क्रीट स्टेप्स ज्यादा नहीं होते इसमें। देखिए, सभी प्रधानमंत्री के करीब करीब इतनी ही यात्राएं होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी। आप अगर हिसाब लगाएंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम बहुत बन गए हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, तो आपको जाना ही पड़ता है। समिट है भिन्न भिन्न प्रकार की। अच्छा, प्रधानमंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है उस फोरम में, तो ये एक प्रकार से अनिवार्य हो गए। पहले तो एक यूएन जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो एक बार चले गए और वहां दुनिया के लोगों के सामने अपनी बात बता करके आते थे। आज ऐसा नहीं है। G20 है, पता नहीं कितने बन गए, तो मैं बोलने जाऊंगा तो भी 4 नाम मेरे छूट जाएंगे। तो वो अनिवार्य हो गया है, और वो मेरे साथ नहीं, मनमोहन सिंह जी को भी करना पड़ता था। मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूं अगर एक देश में तो बगल के 1-2 देश करके आता हूं, तो कम खर्चे में, कम समय में अधिक काम हो सकता है। तो मैं भारत का दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुंचे प्रयत्न करता हूं। दूसरी बात है, यहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था, जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था, जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए कि आए। अब मेरा केस ऐसा है कि मैं जाता हूं तो पता भी चलता है, क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूं, कुछ काम करता हूं, कुछ निर्णय करता हूं, और मैं मानता हूं देश के लिए मुझे करना चाहिए। इसके लिए कोई मुश्किल काम है। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाता रहा है। सीबीआई में चल रही खींचतान और विरोधियों को परेशान करने के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप विपक्ष जोरदार तरीके से उठा रहा है। 2019 में भी ये बड़ा मुद्दा बनेगा। खुद पीएम ने इस पर क्या कहा वो सुनिए। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, ऑपोजिशन पार्टीज ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसने
कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया है। सीबीआई का जिक्र करते हैं, जहां पर नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई इतनी हो गई थी कि पीएम लेवल पर इंटरवेंशन करना पड़ा। आरबीआई का देख लीजिए, टेन्योर खत्म होने से पहले चीफ को रिजाइन करना पड़ा और उनका एलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है, आरबीआई के कॉफर्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि कांग्रेस को ये सब बोलने का कोई हक ही नहीं है। प्रधानमंत्री और पीएमओ को हो, उसके खिलाफ आपने एनएससी बना दिया था। ये कौन से पीएम ऑफिस की ताकत को आपने महत्व दिया था? कैबिनेट इतना बड़ा निर्णय करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्णय के कागज को टुकड़े करे, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं आप लोग? आपने जुडिशरी को, जो सीनियरिटी के आधार पर जज नियुक्त किए जाते थे, ओपनली कहा कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर जुडिशरी को तय करेंगे, और आपने सीनियर जजों को बाहर निकाल करके फेंक दिया था और जूनियर जज को अपने अनुकूल बनाया। ये लोग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यही आरबीआई जिसमें कई बार गवर्नरों को समय से पहले निकालना पड़ा है। आपने प्लानिंग कमीशन के लोगों को जोकरों का बंच कह दिया था। मालूम है कौन थे उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन? और ऐसा बोला गया था। इन लोगों के मुंह से शोभा देता है। जहां तक सीबीआई आंतरिक व्यक्तिगत मामला आया तो सरकार ने न्यायिक तौर से कहा, भाई आप लोग दोनों छुट्टी पे चला दिए, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए प्राथमिकता है। 2019 के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम मोदी ने इस मुद्दे को कोई बड़ी अहमियत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर सरकार देखेगी कि करना क्या है। अब एक इश्यू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है। आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इश्यू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें, और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का मुद्दा भी बीजेपी बार बार उठाती रही है। पीएम से इस बारे में भी सवाल किया गया। 2019 में जब कांग्रेस पूरी ताकत से मोदी का विरोध कर रही है, ऐसे में कांग्रेस मुक्त भारत पर पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या जवाब दिया, वो सुनिए। अगर आप, ठीक है, अगर उनके नैरेटिव पे ना जाएं, अगर आपके नैरेटिव पे जाएं, तो आप 2013 से आपके नैरेटिव में कांग्रेस मुक्त भारत कई बार आ चुका है, लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं, सामान्य जो नागरिक है वो कांग्रेस को एक विकल्प, एक ऑप्शन मान रहा है। इसीलिए तो हिंदी हार्टलैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रांग थी, अब वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो
कांग्रेस मुक्त भारत का जो गोल था आपका, वो तो साकार नहीं हो पा रहा। मैंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या विस्तार से की है, पहले भी की है, आज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक कल्चर है। इतने सालों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके कारण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन का वो कल्चर बन गया। सभी दिलों में कुछ न कुछ रूप से पहुंच गया। और वो कल्चर क्या? जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, अनडेमोक्रेटिक, करप्शन, भाई भतीजावाद, इसके आसपास है राजनीतिक कल्चर। यानी कांग्रेस इसको प्रमुखतया प्रतिनिधित्व करती है। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाफ, इस प्रकार के कल्चर के खिलाफ देश को मुक्त कराना चाहिए। और मैंने यहां तक कहा है कि कांग्रेस को भी कांग्रेस कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट रहे या न रहे ये चर्चा का विषय नहीं। तो और मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कांग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है। खुद मोदी और शाह की जोड़ी को लेकर चर्चा होती रही है। कांग्रेस और विपक्षी दल इस जोड़ी पर सवाल भी उठाते रहे हैं। अब 2019 में क्या मोदी शाह की जोड़ी भी बड़ा मुद्दा बनेगा? इस पर भी पीएम ने बयान दिया। क्या कहा वो सुनिए। 2017 तक शायद मोदी अमित शाह फैक्टर को एक कहा जाता था कि यू कैन नॉट बीट दिस कॉम्बिनेशन, लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि ये जो एक लीडरशिप है इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि इट्स दैट मैजिक इज नॉट देयर, यू आर लूजिंग इलेक्शन, यू आर लूजिंग। तो फिर अगर नैरेटिव आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि इलेक्शन हार रहे हैं? तो लीडरशिप को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए? पहली बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण चलती है, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन है। पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए हमारा कार्यकर्ता 365 दिन लगा रहता है। और इसलिए एक या दो लोग ही भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं। ये उन लोगों की सोच है जो भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं है। एक लोकतांत्रिक संगठन है, हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व है। उस नेतृत्व के बलबूते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है। उसी की क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के जन विश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस गति से प्रगति की है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बार बार ये कहना है कि बीजेपी हारती चली जा रही है, इससे हार तय नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी गिनाया आपको, आसाम हो, हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, तो मोरल डाउन नहीं है पार्टी में? मोरल डाउन होने का कोई ऐसा कारण ही नहीं है। एक आत्मविश्वास है, पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है। और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग हैं। जनता के भरोसे पर समर्पित है हम लोग हैं। और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग हैं तो हम लोग हैं। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल वापस लौटते हैं।